महाराष्ट्र में महायुति ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, जिसमें बीजेपी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। इस बीच में अब तक 23 नवंबर के बाद से अब तक जो है वो महाराष्ट्र में ये तय नहीं हो पाया कि आने वाले समय में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। और जबकि जिस पार्टी को बहुमत मिला है तो वो पार्टी जल्द से जल्द ये चीज तय कर लेती है। हालांकि महायुति के अंदर ये पेच फंसा हुआ था कि एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अजीत पवार जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और इसी रस्साकशी के बीच में बीजेपी पार्टी उलझी हुई है, जिस कारण इतनी देरी सीएम फेस अनाउंस करने में लग रही है। लेकिन पहले अजीत पवार ने खुद को ये कहते हुए साइड कर लिया कि उन्हें बीजेपी के मुख्यमंत्री से कोई आपत्ति नहीं है। फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ कर दिया कि वो खुद भी अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहते, यानी उन्होंने भी खुद को इस रेस से आगे कर लिया और बीजेपी के आलाकमान पर यह पूरा फैसला छोड़ दिया। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो है अब तक बीजेपी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, या कहें कि अब तक बीजेपी पार्टी ने ये ऐलान नहीं किया कि उसका मुख्यमंत्री फेस कौन होने वाला है। अब तक जहां बीजेपी में ये साफ था कि बीजेपी पार्टी के अंदर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है, इस बीच में जहां देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, इस बीच में एक से एक जो मीटिंगें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलों को बढ़ा सकती हैं। आपको विनोद तावड़े तो याद होंगे, वही विनोद तावड़े जो करोड़ों करोड़ों के कैश के साथ एक होटल में पकड़े गए थे। और जब विनोद तावड़े 5 करोड़ के कैश के साथ पकड़े गए थे तो ये कहा गया कि कहीं ना कहीं वो विनोद तावड़े जो हैं वो भी आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनकी भी राजनीतिक मंशा ऐसी थी। लेकिन इन सब चीजों के अंदर जिस तरीके से पूरा का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, ये पूरा कैश कांड देखने को मिला, इसके पीछे कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का हाथ था, उनके अपनी ही पार्टी के नेता का हाथ था। इस बीच में इन्हीं तावड़े ने किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बीच में अपनी टांग अड़ा दी है, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस इन दोनों के बीच में 40 मिनट तक लगभग एक मीटिंग चली और बकायदा तावड़े ने ये कहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इससे मराठा लोगों पर एक गलत संदेश जाएगा। आने वाले समय में कुछ चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों के अंदर भी नुकसान बीजेपी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस एक ब्राह्मण चेहरा है, उनकी जगह पर कोई मराठा चेहरा होना चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं कि जो तावड़े हैं वो किस तरीके से कहीं ना कहीं अब उस चीज का बदला लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। भले ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बना दिए जाए, लेकिन किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की राह में तावड़े एक बड़ा रोड़ा बन सकते हैं, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि बुधवार को ये मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक विनोद तावड़े ने बुधवार देर रात को अमित शाह से मीटिंग की और इस दौरान दोनों के बीच महाराष्ट्र की सियासत को लेकर करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इस मीटिंग में विनोद तावड़े ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने को लेकर अपना फीडबैक दिया। तावड़े की फीडबैक के हिसाब से फडणवीस को सीएम बनाने से मराठा वोटर्स नाराज हो सकते हैं। मराठा सेंटिमेंट्स बीजेपी के खिलाफ गया तो आने वाले निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी की मुश्किलें पड़ सकती हैं। और विनोद तावड़े महाराष्ट्र से ही आते हैं और अभी हाल फिलहाल में उन्हें बिहार का प्रभारी भी बनाया गया है। जहां एक तरफ विनोद तावड़े ने आप समझ सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने की राह को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की, वहीं एकनाथ शिंदे के साथ भी एक अलग कमरे में अमित शाह की बैठक हुई। और इससे पहले देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार भी इस बैठक के अंदर शामिल हुए थे एकनाथ शिंदे से मिलने से पहले भी। और यानी आप समझ सकते हैं कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत कितनी ज्यादा गरमाई हुई है। आप खबर देखिए खुद ये कि महाराष्ट्र के सीएम पर शाह के घर पर 2.5 घंटे तक चर्चा चली और शिंदे बोले मुंबई में मीटिंग के बाद नाम तय हो जाएगा। बीजेपी मराठा नेताओं पर भी विचार कर रही है। और ये शब्द अब आप समझिए, मराठा नेताओं पर भी विचार किया जा रहा है, सिर्फ मंत्रिमंडल के लिए ही या फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी
क्या किसी मराठा चेहरे को ढूंढने की कोशिश बीजेपी पार्टी ने करनी शुरू कर दी है? क्योंकि अब तक देवेंद्र फडणवीस का नाम बड़े जोर शोर के साथ हर जगह लिया जाता था। कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को इस बात से भी बड़ा झटका लग सकता है कि एक तरफ विनोद तावड़े इस बात को कह रहे हैं कि कोई मराठा चेहरा जो है वो सीएम होना चाहिए, वहीं अब एकनाथ शिंदे की ये बात समझिए, अब ये मंत्रिमंडल की बात की गई है या फिर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की बात, ये भी समझने वाली बात है। बहरहाल देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो महायुति के नेताओं की बैठक थी, पहले शाह और शिंदे ने करीब आधे घंटे तक अकेले चर्चा की। फिर उसके बाद अमित शाह के घर पहुंचने से पहले फडणवीस और अजीत पवार के बीच भी मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग्स को आप समझ सकते हैं, भले ही इसके अंदर मंत्रिमंडल को लेकर जो है वो मीटिंग हुई हो और ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय एकनाथ शिंदे ने अपने पास रखने की बात की हो, क्योंकि एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं तो कुछ वो बड़ा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जैसा पद, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो पहले उस चीज पर टिके रहना चाहते थे, अड़े रहना चाहते थे, लेकिन जैसे तैसे करके बीजेपी पार्टी ने उन्हें मनाया और बीजेपी पार्टी ने भी कोई अच्छा और बड़ा ऑफर ही दिया होगा, जिस कारण से एकनाथ शिंदे ने खुद को इस सीएम के रेस से अलग कर लिया और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस बीच में देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र में आपको बता दूं कि लगभग 28% आप समझ सकते हैं मराठा हैं और 12% दलित और मुस्लिम्स हैं और 8% आदिवासी आबादी है, 38% ओबीसी है और ब्राह्मण व अन्य समुदाय की आबादी जो है सिर्फ 8% है। यहाँ पूरी सियासत मराठा बनाम गैर मराठा के सियासी समीकरण पर होती है और राज्य की 150 सीटों पर मराठा और 100 पर ओबीसी का असर है। यानी ये 150 सीटें आप समझ सकते हैं कि मराठाओं का इस पर कितना बड़ा असर है और मराठा आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति को एक बड़े तौर पर प्रभावित करते हैं और महाराष्ट्र के अंदर ब्राह्मण वर्ग जो है वो कितने प्रतिशत है वो आप समझ सकते हैं। मराठा के मुकाबले काफी कम है और चाहे वो आदिवासी के मुकाबले भी कम है, लगभग 8% मैंने जैसे कि आपको बताया कि ब्राह्मण आबादी भी है। तो ऐसे में अब बीजेपी पार्टी क्या करेगी? क्या वो अपने मराठा वोटर्स को नाराज करेगी या फिर ब्राह्मण चेहरा लाएगी? क्योंकि आरएसएस की तरफ से भी लगातार एक तरीके से कहा जाए कि देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे किया गया। नागपुर के अंदर मोहन भागवत ने भी उनसे मुलाकात की, तमाम चीजें देखने को मिली। इस बीच में अब ये पेच कैसे सुलझेगा? ये पहले तो बीजेपी पार्टी ने नाम ही नहीं बताया कि आखिर में कौन महाराष्ट्र का सीएम होगा और इस बीच में अब जो ये पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, ये क्या ये फंसता हुआ पेच जो है कहीं देवेंद्र फडणवीस का पत्ता काट सकता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले थी जो क्लियर होती गई, इस बीच में अब तक बीजेपी पार्टी तय नहीं कर पाई है। ये ऐलान करने में आखिर में बीजेपी पार्टी को देरी क्यों हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम होंगे? और सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ पार्टी के अंदरूनी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि शिवसेना और एनसीपी केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर कम से कम एक पद मांग रही है। एनसीपी भी चाहती है कि उसके एक वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार का हिस्सा बने और शिवसेना ने भी कैबिनेट के अंदर अपने मंत्रालय का दावा पेश कर दिया है। लोकसभा चुनावों के अंदर ऐसा नहीं हो पाया था, तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से शिवसेना और जो एनसीपी है वो किस तरीके से अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, अब जो है ये अमित शाह तय करेंगे कि अब जो 2 उप मुख्यमंत्री जो है वो कौन होंगे और देवेंद्र फडणवीस अब आने वाले समय में क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले ये सारी चीजें क्लियर थी कि देवेंद्र जैसे ही एकनाथ शिंदे साइड होंगे, अजीत पवार अपने आप को खुद इन सब चीजों से अलग कर लेंगे, तो देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी बड़ी आसानी के साथ उनका नाम जो है वो आगे कर देगी। लेकिन जैसे जैसे समय में देरी हो रही है, सीएम फेस का नाम ऐलान करने में देरी हो रही है, तो अब क्या देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की राह में भी रोड़ा अटक सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत में आपके साथ शालिनी। धन्यवाद।